केस 2026 तीसरे दिन पहले 2 दिनों की तुलना में बहुत अलग ऊर्जा थी। बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट, औद्योगिक आई, भारी स्वायत्तता वाली चीजें सप्ताह के शुरू में ही अपनी बात कह चुकी थी। तीसरे दिन कुछ और सूक्ष्म हो गया। यह वह दिन था जब आपने देखा कि कैसे आई, सेंसर, बैटरी और अजीबोगरीब फॉर्म फैक्टर वास्तव में रोजमर्रा की वस्तुओं में फिट हो जाते हैं। उनमें से कुछ व्यावहारिक लगे, कुछ अजीब लगे, कुछ शुरुआती श्रेणी के परीक्षण की तरह लगे, लेकिन कुल मिलाकर यह वह दिन था जब केस ने वास्तव में ऐसे प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो व्यावहारिक रूप से शिप किए जा सकते थे। वास्तव में ध्यान खींचने वाले सबसे अजीब उत्पादों में से एक था लॉलीपॉप स्टार। ऊपर से देखने पर यह एक मजाक जैसा लगता है। यह सचमुच एक लॉलीपॉप है जो खाने के दौरान संगीत बजाता है, लेकिन जिस तरह से यह काम करता है वह वास्तव में दिलचस्प है। कैंडी हड्डी चालन का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि कंपन आपके कानों के बजाय आपके दांतों और जबड़े से होकर गुजरती है। जैसे ही आप काटते हैं, कंपन आपकी खोपड़ी से होकर गुजरती है और आपका आंतरिक कान इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। हर फ्लेवर को खास म्यूजिक के साथ जोड़ा गया है और इसमें शामिल कंपनियों ने अलग अलग वर्जन के लिए ट्रैक का लाइसेंस भी लिया है। तकनीकी रूप से यह सरल है, लेकिन यह दिखाता है कि बोन कंडक्शन अप्रत्याशित जगहों पर कैसे घुसता रहता है। यह सस्ता है, यह चंचल है और यह बहुत ही केस है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि सेंसरी तकनीक कैसे नई सतहें खोजती रहती है। हेल्थ टेक ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे विवादास्पद उदाहरणों में से एक वाई ब्रश था। पहली नजर में यह बस एक तेज टूथा ब्रश है। आप काटते हैं और यह लगभग 20 सेकंड में आपके सभी दांत साफ कर देता है, लेकिन असली एंगल सांस का विश्लेषण है। ब्रश में नाक गुहा के पास स्थित सेंसर शामिल हैं जो आपकी सांस में मौजूद यौगिकों का विश्लेषण करते हैं। वे यौगिक मसूड़ों की बीमारी, चयापचय संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य संकेतों से संबंधित मार्करों से संबंधित हैं। कंपनी ने इसे कैसे तैयार किया, इस बारे में सावधानी बरती। यह निदान नहीं है, यह पैटर्न का पता लगाने का है। विचार समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को चिन्हित करना है जिन पर ध्यान देने योग्य हो सकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से सांस का विश्लेषण प्रयोगशालाओं में वर्षों से मौजूद है। इसे उपभोक्ता टूथब्रश में एकीकृत देखना इस बात का संकेत है कि सेंसर कैसे सिकुड़ रहे हैं और कहीं भी एम्बेड किए जा सकने वाले इतने सस्ते हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को टच पॉइंट सॉल्यूशन के थोडियन नामक उत्पाद के साथ केस के एक खास अंदाज में दिखाया गया। ये शरीर के विपरीत दिशा में पहने जाने वाले छोटे क्लिप ऑन डिवाइस हैं। तनाव के संकेतों के ट्रिगर होने पर ये बारी बारी से वाइब्रेट करते हैं। सिस्टम स्टैंडअलोन काम कर सकता है, लेकिन एप्पल वॉच या फिटबिट जैसे वेरिएबल के साथ जोड़े जाने पर यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपकी हृदय गति बढ़ जाती है या आपके मैट्रिक्स बढ़े हुए तनाव का संकेत देते हैं, तो डिवाइस अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। वाइब्रेशन पैटर्न द्विपक्षीय वैकल्पिक उत्तेजना स्पर्श प्रतिक्रिया या ब्लास्ट नामक एक चीज पर आधारित है। इस प्रकार की उत्तेजना का अध्ययन तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए थेरेपी सेटिंग में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह उपभोक्ता हार्डवेयर में नैदानिक तकनीकों को कैसे जोड़ता है, भले ही एक साधारण उपकरण की कीमत अभी भी अधिक हो। पहनने योग्य बायोमेट्रिक्स रिंगकॉन की तीसरी पीढ़ी के स्मार्ट रिंग के साथ जारी रहा। इसने धूम मचा दी क्योंकि इसमें रक्तचाप की निगरानी है। यह रिंग में दुर्लभ है क्योंकि रक्तचाप माप को आमतौर पर अंशांकन और स्थिर स्थिति की आवश्यकता होती है। रिंगकॉन नींद के दौरान ब्लड प्रेशर को मापकर और पारंपरिक कफ के साथ शुरुआती कैलिब्रेशन की जरूरत के जरिए इसे हैंडल करता है। हेल्थ के नजरिए से देखें तो रात के ब्लड प्रेशर के ट्रेंड दिन के रीडिंग से ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। यह रिंग फॉर्म फैक्टर के अंदर काम करता है, जिससे पता चलता है कि ऑप्टिकल सेंसर और सिग्नल प्रोसेसिंग कितनी आगे बढ़ चुके हैं। डेक्सकॉम ने भी अपडेट दिखाए, हालांकि इस बार हार्डवेयर नहीं। कंपनी ने अपने स्टील कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर में सुधार पर ध्यान दिया। ऐप रीडिजाइन रॉ डेटा की जगह आई से चलने वाली इनसाइट पर जोर देता है। सिर्फ ग्राफ दिखाने की जगह यह ट्रेंड, पैटर्न और खाने और एक्टिविटी से जुड़े कोरिलेशन को हाईलाइट करता है। डेक्सकॉम ने ऑरा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन पर भी ध्यान दिया। ग्लूकोज, नींद और एक्टिविटी का लेयर्ड व्यू हेल्थ टेक्नोलॉजी में बार बार आने वाला थीम बनता जा रहा है। डे 3 में वर्क क्रिएटर्स और प्रोडक्टिविटी के लिए टूल्स पर भी काफी जोर दिया गया। एक खास बात थी इंट्राकेट नाम के स्टार्टअप की मैजिक स्क्रीन। यह मैकबुक्स के लिए एक स्नैप ऑन टच स्क्रीन लेयर है। यह मैग्नेटिकली अटैच होती है, डिस्प्ले के साथ अलाइन होती है और USB-C के जरिए कनेक्ट होती है। अटैच होने के बाद मैक टच इनपुट और स्टाइल्स इनपुट को पहचान लेता है। आप टैप, स्वाइप, पिंच, ड्रॉ और प्रेशर सेंसिटिव पेन इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमो के दौरान लेटेंसी बहुत कम दिखी, लगभग आईपैड के बराबर। सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम सामान्य मैकबुक बिहेवियर को बरकरार रखता है, जिसमें लिड बंद होने पर स्लीप डिटेक्शन भी शामिल है। यह एप्पल द्वारा सालों से टाले जा रहे किसी काम का फिजिकल सॉल्यूशन है और यह OS में बहुत ज्यादा बदलाव किए बिना काम करता है। क्रिएटर्स के लिए सबसे प्रभावशाली तकनीकी डेमो में से एक OWC और स्ट्राटा नामक कंपनी के बीच साझेदारी से आया। उनका सिस्टम क्लाउड पर अपलोड किए बिना दूर से ही किसी मशीन पर स्टोर की गई फाइलों से सीधे रिमोट वीडियो एडिटिंग की सुविधा देता है।
फाइलें लोकल ड्राइव पर रहती हैं, लेकिन एडिटर उन्हें सीधे टाइमलाइन में ड्रैग कर सकता है और खराब नेटवर्क कनेक्शन पर भी तुरंत कटिंग शुरू कर सकता है। प्लेबैक और स्क्रबिंग स्मूथ रहता है। यह एक पेटेंट वर्चुअल फाइल एक्सेस सिस्टम पर निर्भर करता है जो केवल वही स्ट्रीम करता है जिसकी रियल टाइम में जरूरत होती है। अलग अलग देशों में काम करने वाली टीमों के लिए यह सहयोग और स्टोरेज लागत में होने वाली दिक्कतों को दूर करता है। डिस्प्ले तकनीक प्रयोगात्मक लेकिन व्यवहारिक रही। फ्राइक ने वॉइस कंट्रोल इन आर्ट फ्रेम पेश किया। आप फ्रेम पर टैप करते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं और यह एआई का इस्तेमाल करके एक इमेज जनरेट करता है। स्पेक्ट्रा 6 में डिस्प्ले ए का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लगातार बिजली खर्च किए बिना पूरा रंग दिखता है। बैटरी लाइफ को घंटों में नहीं, सालों में मापा जाता है। फ्रेम अलग अलग ओरिएंटेशन, कस्टम फिजिकल फ्रेम और बिना ऐप के लोकल अपलोड को सपोर्ट करता है। वॉइस टू आर्ट पाइपलाइन स्पीच टू टेक्स्ट और इमेज जनरेशन को जोड़ती है और नतीजा डिजिटल स्क्रीन की बजाय प्रिंटेड आर्ट जैसा दिखता है। यह उन उत्पादों में से एक है जो चुपचाप लोगों के घर पर आई जनरेट किए गए विजुअल के साथ इंटरेक्शन करने के तरीके को बदल देता है। IKEA ने अपने वायरल वर्मिक्स डोनट लैंप के अपडेटेड वर्जन के साथ वापसी की। नए वर्जन में कलर कंट्रोल, डिमिंग और रिमोट ऑपरेशन जोड़ा गया है। यह स्नैपिंग के बजाय रंगों के बीच आसानी से ट्रांजिशन करता है, जो परिवेशी रोशनी में आवाज से ज्यादा मायने रखता है। IKEA कुछ ऐसा करना जारी रखता है जिसमें ज्यादातर टेक कंपनियां संघर्ष करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को उन चीजों में इम्बेड करना जो अभी भी फर्नीचर की तरह लगती हैं, गैजेट की तरह नहीं। तीसरे दिन ऑडियो टेक ने अनोखे फॉर्म फैक्टर पर ध्यान केंद्रित किया। स्टूडियो गियर के लिए जानी जाने वाली कंपनी बायोडायनामिक ने MMX 300 प्रो गेमिंग हेडसेट पेश किया। यहाँ फोकस आकर्षक फीचर्स की बजाय ऑडियो क्वालिटी और टिकाऊपन पर था। रिप्लेसेबल ईयर कप, रिप्लेसेबल रिचार्जेबल बैटरी और हाई क्वालिटी माइक्रोफोन इसे आम गेमिंग एक्सेसरीज से ज्यादा प्रोफेशनल गियर जैसा बनाते हैं। आइसोलेशन इतना मजबूत था कि कई लोगों को लगा कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं था। एक और ऑडियो प्रोडक्ट जिसने ध्यान खींचा वो TDM का था। ये हेडफोन पहले स्टैंडर्ड दिखते हैं, लेकिन ये फिजिकली फोल्ड और ट्विस्ट होकर पोर्टेबल स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाते हैं। ड्राइवर रिपोजिशन होते हैं और हाउसिंग स्पीकर एनक्लोजर में बदल जाती है। ये मैकेनिकली जटिल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक रियल यूज केस है जो पर्सनल लिसनिंग और शेयर्ड ऑडियो के लिए एक डिवाइस चाहते हैं। मोबिलिटी और F से जुड़े प्रोडक्ट भी फ्लो पर छाए रहे। नीव ने A-Wagon 4X दिखाया, एक इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्ट जिसे राइड के दौरान भारी गियर ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3000 W मोटर, डिटेचेबल 36 वोल्ट बैटरी है और ये आधे टन से ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। इसे कैजुअल कंज्यूमर के बजाय प्रोडक्शन क्रू, कैंपर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया है। स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी को हैरानी की बात है कि किसी यूटिलिटी कार्ट की तरह दिखने वाली चीज के लिए रिफाइन किया गया है। सेगवे ने माइन ई-बाइक पेश की, जो एक कम्यूटर पर केंद्रित इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग, रिमोट लॉकिंग और एप्पल फाइंड माई सपोर्ट है। इसमें रिया हब मोटर, थ्रॉटल असिस्ट और असिस्ट लेवल के आधार पर 80 मीटर तक की रेंज है। सब्सक्रिप्शन आधारित ट्रैकिंग मॉडल दिखाता है कि माइक्रोएबिलिटी किस ओर बढ़ रही है, हार्डवेयर की बिक्री को चालू सेवाओं के साथ मिलाना। स्ट्रट ने EV8 को शोकेस किया, एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चेयर जो व्हीलचेयर, स्कूटर और ऑटोनॉमस व्हीकल के फीचर्स को मिलाती है। इसमें कैमरों के साथ फुल सेंसर सूट और बाधाओं से बचने के लिए ला शामिल है। यूजर इसे मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं या मैप पर किसी लोकेशन पर टैप करके इसे ऑटोनॉमस नेविगेट करने दे सकते हैं। सिस्टम चलते समय भी आपका पीछा कर सकता है, जिससे दिलचस्प हाइब्रिड यूज केस खुलते हैं। पेलोड क्षमता, स्पीड और मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सभी को कॉन्सेप्ट डेमो के बजाय रियल वर्ल्ड यूज के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें केस स्टाइल की बहुत सारी बेतुकी बातें भी थी, जिसमें जायरो का राइडेबल लगेज भी शामिल था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यह लगता है, हैंडलबार और मोटर के साथ कैरी ऑन सूटकेस जो आपको टर्मिनल के माध्यम से चलाने देता है। स्पीड सीमित है और एयरलाइन प्रतिबंध एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह कैटेगरी हर साल फिर से सामने आती है, जिससे पता चलता है कि लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर चलने फिरने के बारे में क्या सोचते हैं। डिस्प्ले और प्रोजेक्शन ने दिन को और खास बना दिया। एवॉल विजन ने एक नया अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर दिखाया जो कुछ इंच की दूरी से बड़ी 4K इमेज डिलीवर कर सकता है। पारंपरिक टीवी सेटअप की जगह ट्रिपल लेजर इंजन पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि हाई ब्राइटनेस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बढ़िया कलर परफॉर्मेंस मिल सके। आधुनिक HDR फॉर्मेट के लिए सपोर्ट को हाईलाइट किया गया और यूनिट को एक नंगे प्रोजेक्टर की जगह एक सेल्फ कंटेन्ड होम थिएटर सिस्टम के तौर पर पेश किया गया, जिसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की जगह इंटीग्रेटेड स्पीकर और आसान सेटअप पर जोर दिया गया। माइक्रो RGB टीवी भी बूथ पर दिखाई देते रहे। यह पैनल टेक्नोलॉजी बैकलाइट या कलर फिल्टर की जगह सेल्फ इमिसिव रेड, ग्रीन और ब्लू LED का इस्तेमाल करती है। इसका नतीजा है हाई ब्राइटनेस, बेहतर कलर एक्यूरेसी और बेहतर एफिशिएंसी। सैमसंग, LG और हाइंस ने इस पर जोर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि माइक्रो RGB को मेनस्ट्रीम में अपनाया जा रहा है। गेमिंग आई तीसरे दिन ज्यादातर सॉफ्टवेयर पर केंद्रित रहा।
एनवीडिया ने पबजी में आई संचालित टीममेट्स का प्रदर्शन किया जो वॉयस कमांड पर प्रतिक्रिया देते हैं, सामरिक जानकारी साझा करते हैं और गेम की दुनिया में स्वायत्तता से काम करते हैं। सिस्टम स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और इन गेम डिसीजन लॉजिक को मिलाता है। एनवीडिया ने टोटल वॉर जैसे स्ट्रेटेजी गेम के अंदर आई ट्यूटोरियल असिस्टेंस भी दिखाया, जहां सिस्टम गेम स्टेट को पढ़ता है और डायनेमिक रूप से मैकेनिक्स समझाता है। तीसरे दिन के खत्म होने तक केस एक तमाशे से ज्यादा लैब जैसा लग रहा था। यह वह दिन था जब श्रेणियां धुंधली हो गईं, खिलौनों में सेंस थे, फर्नीचर में आई था, हेल्थ डिवाइस टूथब्रश और रिंग के अंदर थे। काम करने वाले उपकरण ध्यान आकर्षित करने के बजाय चुपचाप घर्षण को दूर कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी तालियां नहीं बजाईं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ ऐसा लगा जो अगले साल लोगों के जीवन में वास्तविक रूप से दिखाई दे सकता है। तीसरे दिन की असली सीख यही थी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे बताएं कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या लगा।